वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हिंदी लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है -31 द नागपुर फाइल्स। एक्चुअली मैंने इस मूवी को कब का देख लिया था और भूल भी गया था कि मैंने इस मूवी को देखा। रिसेंटली मुझे इस मूवी के बारे में याद आया। खैर, मूवी की कहानी यह है कि कोविड के टाइम एक बंदे की हत्या हो जाती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तो उस बंदे की हत्या किसने की, कौन है इसके पीछे और क्या क्या राज छुपे हैं, यह इस मूवी की कहानी है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी कोविड के सेकेंड वेव के टाइम चलती है, जहां पर देश के काफी सारे लोग अपनों को खो रहे होते हैं। शमशान घाट कब्रिस्तान पर लाशें बिछी थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स तड़प रहे होते हैं मेडिसिन ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। खैर, इसी समय में कुछ लोग शमशान घाट पर किसी बंदे की चिता जला रहे होते हैं। तभी एक बंदा ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए अपनी गाड़ी से एक लाश निकालकर ब्रिज के नीचे से फेंक देता है उस नदी में। अब कोविड का समय होने की वजह से वो बंदा मास्क पहना होता है। नदी के पास चिता जलाने वाले कुछ लोग इस चीज को देख लेते हैं कि कोई अनजान बंदा नदी में किसी की लाश फेंक कर चला गया। खैर, दूसरे सीन में प्रेक्षा नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और प्रेक्षा उसकी टीम मेंबर ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक औरत बाहर घूम रही है। जब उस औरत को समझाने के लिए जाते हैं तो वो औरत समझती ही नहीं। सारे लोगों पर थूकने की धमकी देने लगती है कि कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उस पर थूक दूंगी, पीछे हटो। बहुत ही मुश्किल से प्रेक्षा इस औरत को काबू में लेती है और फटाफट से इसको हॉस्पिटल भी भेज देती है। अब उसी रात प्रेक्षा को उस डेड बॉडी की खबर मिलती है जो आज सुबह किसी ने फेंक कर गया था। प्रेक्षा फटाफट से उस नदी के पास जाती है डेड बॉडी की इंस्पेक्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रेक्षा ने आज सुबह उस औरत के साथ जो कांड किया वो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका होता है। खैर, क्राइम स्पॉट पर गौतम नाम का एक फॉरेंसिक बंदा होता है, इस डेड बॉडी की इंस्पेक्शन करते रहता है। अब डेड बॉडी एक्चुअली दयानंद पांडे नाम के एक बंदे की होती है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके बाद प्रेक्षा उस बंदे से पूछताछ करने लगती है जो इस घटना को अपनी आंखों से देखा। ये बंदा प्रेक्षा को वही बात बताने लगता है कि मैडम, एक बंदा आया था जो अपने चेहरे को ढका था, फटाक से इस लाश को नदी में फेंक कर चला गया अपनी गाड़ी में बैठकर। उसके बाद जब प्रेक्षा वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आती है तो इसकी हायर ऑफिसर राही इसको अपने कैबिन पर बुलाती है। और आज सुबह प्रेक्षा ने उस औरत के साथ जो कांड किया उसको लेकर राही इसको डांटने लगती है कि कोविड पेशेंट के साथ ऐसे भिड़ने की क्या जरूरत थी, अब तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। प्रेक्षा भी समझाने लगती है, अरे मैम, हम लोगों ने उस औरत को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन वो औरत समझी ही नहीं। फाइनल में उस औरत को पटकना ही पड़ा। उसके बाद राही प्रेक्षा से केस के बारे में पूछने लगती है तो प्रेक्षा राही को केस के डिटेल्स बताने लगती है। राही कहने लगती है कि एक हाई प्रोफाइल केस है, क्या तुम इसको हैंडल कर पाओगी। और इसी तरह प्रेक्षा का ये पहला मर्डर केस है। प्रेक्षा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह देती है कि मैम, मैं इस केस को हैंडल कर लूंगी, बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने दीजिए। उसके बाद राही कहने लगती है, ये सब कुछ तो ठीक है, तुमने सुबह जो कांड किया उसके रिलेटेड तुम एक अपॉलजी लेटर पोस्ट कर दो। ये सुनने के बाद प्रेक्षा टोटली मना करने लगती है, लेकिन राही प्रेक्षा को अपॉलजी लेटर पोस्ट करने के लिए ही कहती है। अब प्रेक्षा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसके घर में इसका एक फादर होता है और एक्चुअली ये भी पुलिस ऑफिसर था। ड्यूटी के समय इसने अपना राइट हैंड खो दिया। और उसी तरह प्रेक्षा के फादर को डायबिटीज होती है। अपनी पेंशन लेने के लिए प्रेक्षा का फादर अपनी लेफ्ट हैंड से अपने सिग्नेचर को प्रैक्टिस करते रहता है। उसी तरह प्रेक्षा एक नया फ्लैट लेने का सोच रही होती है। हर दूसरे दिन प्रेक्षा फॉरेंसिक लैब जाती है, गौतम से अपडेट मांगने लगती है। गौतम कहने लगता है कि मैडम, इसको पानी में डुबाकर मारा गया। और उसी तरह डेड बॉडी के सर पर बहुत गहरी चोट भी लगी है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि दयानंद पांडे की चमड़ों की फैक्ट्री होती है। तब इस लैब पर दयानंद पांडे का साला गुड्डू और दयानंद पांडे की वाइफ आती है दयानंद की लाश को देखने के लिए। दयानंद पांडे की वाइफ लाश को देखकर पहचान लेती है कि हाँ, ये मेरे पति है। उसके बाद प्रेक्षा, गौतम और कुछ पुलिस वाले उस चमड़े की फैक्ट्री पर जाते हैं तलाशी लेने के लिए। एम्प्लॉयज के डिटेल्स चेक करने पर यह बात पता चलती है कि प्रेक्षा नाम की एक लड़की फैक्ट्री पर नहीं आ रही जब से दयानंद का मर्डर हुआ। एट द सेम टाइम गौतम को एक टेबल के नीचे एक बॉल मिलता है जिस पर खून लगा होता है। प्रेक्षा गुड्डू से प्रेक्षा के बारे में पूछने लगती है कि लास्ट टाइम फैक्ट्री को कब आई थी। गुड्डू कहने लगता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, अकाउंट्स मैं नहीं चेक करता, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। और एक और बात यह है कि प्रेक्षा का नाना इसी फैक्ट्री में 40 साल तक काम कर रहा था। प्रेक्षा अपने कांस्टेबल से कहने लगती है, फटाफट से फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ प्रेक्षा का नाना और प्रेक्षा का फ्रेंड सैंडी पुलिस स्टेशन पर आते हैं प्रेक्षा की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए। और एक्चुअली सैंडी एक हिप हॉप रैपर होता है। दूसरी तरफ प्रेक्षा दयानंद के घर जाती है उसकी वाइफ से थोड़ा पूछताछ करने के लिए।
बातों ही बातों में प्रेक्षा को पता चलता है कि दयानंद की बीवी फार्मा कंपनी को रन कर रही है। प्रेक्षा पूछने लगती है कि हत्या की रात आप कहाँ पर थे। दयानंद की बीवी कहने लगती है कि मैं और गुड्डू लेदर फैक्ट्री से वापस आ गए और दयानंद जी लेदर फैक्ट्री से कहीं और गए थे, उनको थोड़ा दूसरा काम था। उसके बाद प्रेक्षा मिश्रा का इंस्टाग्राम चेक करती रहती है। वो सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव थी और एक्चुअली प्रेक्षा और उसका फ्रेंड सैंडी हर रोज रैप गाने बनाते थे, साथ में म्यूजिक वीडियो बनाते थे। बाद में फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि प्रेक्षा मिश्रा उस रात फैक्ट्री पर गई थी। इसी दरमियान में पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा को गौतम के ऊपर दिल आ जाता है। अब बेचारी प्रेक्षा पहले से ही सिंगल होती है और गौतम दिखने में जॉनी भैया जैसा दिखता है, तो प्रेक्षा रेडी शडी होकर गौतम के पास जाती है और एक्चुअली गौतम प्रेक्षा को मैम मैम कहकर बुलाते रहता है। प्रेक्षा कहने लगती है, अरे यार मैम को साइड में रखो, कॉल मी प्रेक्षा। बाद में गौतम प्रेक्षा को उस बॉल को दिखाते हुए कहने लगता है कि शायद इसी बॉल से दयानंद के सर पर वार किया गया, क्योंकि इसमें जो खून लगा है वो दयानंद के डीएनए से मैच होता है। शायद हत्यारे ने पहले इस बॉल से वार करके बाद में पानी में डुबाकर मार दिया। इस लाइट बॉल में 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स है, एक तो खुद दयानंद का और दूसरा अभी पता नहीं चला। उसी वक्त प्रेक्षा की मोबाइल को दयानंद के कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं। पता चलता है कि हत्या के दिन हेमंत नाम के एक बंदे ने दयानंद को काफी सारी बार कॉल किया था और एक्चुअली हेमंत भी एम्प्लॉय होता है। जब प्रेक्षा हेमंत का एड्रेस पता करके जब उसके पास जाती है, तभी एक मास्क वाला बंदा लिफ्ट के जरिए से नीचे जाने लगता है, वही जो मूवी के स्टार्टिंग में डेड बॉडी को नीचे फेंका था। खैर जब प्रेक्षा हेमंत के घर जाकर इससे कुछ पूछताछ करने की कोशिश करने लगती है, तो हेमंत प्रेक्षा को अपने घर के अंदर आने ही नहीं देता। बहाना बनाने लगता है कि इसको कोविड हुआ है। हेमंत यही कहने लगता है कि मैं सिर्फ शकुंतला के लिए ही काम करता हूँ, मतलब दयानंद की बीवी के पास फार्मेसी में। उसी वक्त प्रेक्षा की सुपीरियर राही प्रेक्षा को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगती है कि तुमने अभी तक अपॉलॉजी लेटर क्यों नहीं डाला, पहले वो काम करो यार। लेकिन अंदर की बात यह है कि प्रेक्षा को अपॉलॉजी लेटर डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि इसने कोई गलती की ही नहीं। खैर प्रेक्षा घर आने के बाद एक ब्रोकर प्रेक्षा को कॉल करके इसके फ्लैट के बारे में बात करने लगता है कि मैडम उस फ्लैट को और ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकता मैं, आप फटाफट से पैसे अरेंज करके खरीद लो, वरना वो फ्लैट आपके हाथ से चला जाएगा। लेकिन प्रेक्षा अपने फादर के पीएफ के पैसों का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कोविड की वजह से वो काम भी नहीं हो रहा होता। बाद में जब प्रेक्षा फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है, तो इससे इसको ये बात पता चलती है कि प्रेक्षा शर्मा काम के वक्त भी रैपिंग कर रही थी, मतलब गाने वाने गाती थी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब प्रेक्षा मिश्रा का नाना दयानंद की फैक्ट्री में ही काम किया करता था, जिसकी वजह से प्रेक्षा मिश्रा का नाना प्रेक्षा मिश्रा को उसी फैक्ट्री में जॉब पर लगाता है। लेकिन प्रेक्षा को जॉब नहीं करनी होती, वो मुंबई जाकर रैप करना चाहती है सैंडी के साथ। प्रेक्षा के नाना को प्रेक्षा का बिहेवियर ही पसंद नहीं होता। और यहाँ पर एक और बात यह है कि प्रेक्षा की माँ ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते लड़ते जेल चली गई। प्रेक्षा मिश्रा को अपनी माँ क्या होती है इसको बिल्कुल भी नहीं पता होता। इसकी परवरिश इसकी नाना ने ही की। इसी में हमको ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली प्रेक्षा मिश्रा का चक्कर गुड्डू से चल रहा था, वही दयानंद का साला। जब भी इन दोनों को टाइम मिलता ये दोनों फैक्ट्री में ही शुरू हो जाते थे। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा दयानंद के घर जाती है, क्योंकि वहाँ पर आज कुछ पूजा वगैरह रखी होती है, उस पूजा में शामिल होती है। पूजा होने के बाद प्रेक्षा गुड्डू के पास जाकर प्रेक्षा मिश्रा के बारे में पूछने लगती है कि आपने कहा था आप उसे जानते नहीं हो, लेकिन आपने उसके इंस्टाग्राम में टैग कैसे किया। तो गुड्डू बहाना बनाने लगता है। तभी वहाँ पर नाना भाव नाम का एक पॉलिटिशियन आकर प्रेक्षा से बात करने लगता है, मतलब इनडायरेक्टली गुड्डू को बचाने लगता है। खैर उसी रात प्रेक्षा और कांस्टेबल प्रेक्षा मिश्रा के घर जाते हैं, क्योंकि प्रेक्षा मिश्रा के नाना ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। बातों ही बातों में प्रेक्षा को सैंडी के बारे में पता चलता है कि प्रेक्षा का सिर्फ एक ही दोस्त था और वो है सैंडी, जो बगल वाले गली में रहता है। तो प्रेक्षा और वो कांस्टेबल सैंडी के घर जाते हैं, प्रेक्षा के बारे में कुछ पूछताछ करने लगते हैं। उसी वक्त राही प्रेक्षा को कॉल करके गुड्डू के बारे में पूछने लगती है। प्रेक्षा बताने लगती है कि मैडम उससे मैं पूछताछ करने ही वाली थी, लेकिन वो सडनली मिस हो गया। एक दिन मैं उसको पुलिस स्टेशन पर बुलाऊंगी इंट्रोगेशन के लिए। इसी बातों ही बातों में प्रेक्षा ये ऑब्जर्व करती है कि वो जो मास्क वाला बंदा है ना, वो प्रेक्षा को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन प्रेक्षा मिश्रा अपने टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करने लगती है। हर एक चीज की फोटोज खींच के इंस्टाग्राम में पोस्ट किया करती थी। उस दिन दयानंद प्रेक्षा मिश्रा के पास आकर इस टेबल को देखकर इसको बहुत डांटने लगता है कि ये फैक्ट्री मेरी है, ये ऑफिस मेरा है,
किससे पूछकर तुमने इस टेबल को पेंट करवाया? फटाफट से मुझे ये टेबल सफेद चाहिए। मतलब दयानंद बहुत ही खड़ूस किस्म का बंदा होता है। छोटी सी छोटी बात को लेकर अपने एम्प्लॉयज पर चिल्लाते रहता। बेचारी प्रेक्षा मिश्रा मजबूरन इस फैक्ट्री में काम कर रही होती है। प्रेक्षा मिश्रा गुड्डू के पास जाकर इसे यही शिकायत करती रहती है कि मुझे ये काम करना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग हमको समझते ही नहीं। और इसी तरह गुड्डू को अपनी जीजा दयानंद से भी शिकायत होती है कि इसको इस लेदर फैक्ट्री में बिठा दिया। दयानंद इस फैक्ट्री को बहुत ही सीक्रेटली मेंटेन करते रहता है। इस तरह से प्रेक्षा और गुड्डू दयानंद के कैबिन में इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तभी उसी वक्त दयानंद अपने कैबिन में आता है। दयानंद को इन दोनों पर शक हो जाता है। प्रेक्षा को बाहर भेजकर गुड्डू को बहुत डांटने लगता है। बाद में बाहर आकर प्रेक्षा को भी सारे लोगों के सामने बहुत जलील करने लगता है। मतलब दयानंद अपना स्पिनर नाले में गिराकर प्रेक्षा को उस नाले से वो स्पिनर उठाने के लिए कहता है। जब बेचारी प्रेक्षा नाले से उस स्पिनर को उठाती है तो दयानंद उसको छूता नहीं, कहने लगता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, रख लो। उसके बाद प्रेक्षा सैंडी के पास आकर बहुत दुखी होने लगती है। इसी दुखते दिल के साथ एक रैप गाना गाने लगती है सैंडी के म्यूजिक पर। अपना गुस्सा और उतारने के लिए प्रेक्षा सैंडी के साथ दयानंद के घर जाकर उसके घर पर पत्थर फेंकने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा की कहानी इसके इंस्टाग्राम से इमेजिन कर रही होती है। हर प्रेजेंट डे पर पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा गुड्डू को पुलिस स्टेशन पर बुलाती है इंट्रोगेशन के लिए। गुड्डू के सामने एक थ्योरी पेश करने लगती है कि दयानंद मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी के हकदार तुम ही होंगे और प्रेक्षा मिश्रा तुम्हारी लवर थी। दयानंद तुम्हारी आंखों के सामने ही उसको जलील करता था, तो तुमने प्रेक्षा को बोला होगा कि दयानंद को मार दो। बाद में तुमने ही प्रेक्षा मिश्रा को गायब कर दिया। गुड्डू यही कहने लगता है कि आपकी थ्योरी बिल्कुल बकवास है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे और मेरे जीजा जी के बीच बहुत अच्छा चल रहा था। उसी वक्त प्रेक्षा की सुपीरियर राही इसको बाहर बुलाने लगती है। प्रेक्षा जब बाहर आती है तो सारे लोगों के सामने प्रेक्षा को चूतिया औरत कहकर बुलाने लगती है, क्योंकि प्रेक्षा ने अभी तक अपॉलॉजी लेटर नहीं डाला। इसी बात से प्रेक्षा के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है और इसी तरह राही प्रेक्षा को इस केस से हटा देती है। ये केस अब मैं हैंडल करूंगी। साइड में आकर बेचारे मिश्रा बहुत दुखी होने लगती है, बहुत रोने लगती है। उसी वक्त वो पॉलिटिशियन नाना भाव प्रेक्षा को कॉल करता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि नाना भाव के कहने से ही राही ने प्रेक्षा को इस केस से हटवा दिया और बदले में नाना भाव प्रेक्षा को एक मदद भी करने लगता है। प्रेक्षा ने वो जो अपार्टमेंट ढूंढ रही थी ना, उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट दिलवा देता है। अब मजबूरन प्रेक्षा इसकी मदद ले ही लेती है। उसके बाद बेचारी प्रेक्षा को कोविड की ड्यूटी पर लगा देते हैं। उसी एक जगह पर प्रेक्षा एक मेडिकल स्टोर पर सैंडी को देखती है, कुछ खरीद रहा होता है शायद। जब तक प्रेक्षा उस मेडिकल स्टोर के पास जाती, सैंडी वहाँ से जा चुका होता है। खैर ये होने के बाद पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा मिश्रा का आइडिया फॉलो करने लगती है। प्रेक्षा गौतम को एक एड्रेस पर बुलाकर अपने सुपीरियर राही के घर में पत्थर फेंकने लगती है। मतलब राही पर अपना गुस्सा उतारने के लिए पत्थर फेंककर ये दोनों फटाक से वहाँ से दूर भागने लगते हैं। अब इसी दरमियान में जब ये दोनों पप्पी शप्पी करने वाले होते हैं, तभी गौतम का कॉल आने लगता है। शिट, पता चलता है कि किसी जगह पर डेड बॉडी पाई गई है। पोस्टमार्टम के लिए गौतम को बुलाते हैं। वहाँ जाकर देखने पर यह बात पता चलती है कि वो लाश तो प्रेक्षा मिश्रा की है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में गुड्डू किसी नंबर के बक्से को ढूंढ रहा होता है और ये नंबर्स एक्चुअली दयानंद के डायरी में पाए गए थे। ऐसा लगता है कि इस नंबर के बक्से में बहुत ही कीमती चीज है। उस फैक्ट्री में गुड्डू को कुछ नहीं मिलता। उसी वक्त गुड्डू को प्रेक्षा की न्यूज पता चलती है। ये सुनने के बाद ये शॉक में रह जाता है। दूसरे दिन राही प्रेक्षा को अपने कैबिन में बुलाकर इसको सस्पेंड कर देती है, क्योंकि कल रात प्रेक्षा और गौतम ने जो कांड किया वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो चुका होता है। प्रेक्षा राही को सॉरी बोलने लगती है कि मैं थोड़ा बहक गई थी, लेकिन राही नहीं मानती, प्रेक्षा को सस्पेंड कर ही देती है। खैर उसी रात गौतम प्रेक्षा को कॉल करके ये बताने लगता है कि मुझे प्रेक्षा की पॉकेट में कुछ मिला है, रेमडेसिविर। मतलब वो एक ड्रग होता है, कोविड के टाइम बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। और एक्चुअली प्रेक्षा मिश्रा कोविड पॉजिटिव भी नहीं थी। प्रेक्षा सोचने लगती है कि इसके पास ये दवाई कैसे आई। तो प्रेक्षा उसी वक्त उस मेडिकल स्टोर पर जाती है। एक दिन सैंडी आया था, पूछने लगती है कि मुझे अर्जेंटली रेमडेसिविर चाहिए, बहुत अर्जेंट है। पहले तो ये मेडिकल वाला यही बताने लगता है, नहीं मैडम नहीं मिलेगा, बहुत शॉर्टेज है। प्रेक्षा कहने लगती है, अरे भाई मेरे फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया, मैं जितना चाहे उतना पैसा दे सकती हूँ। मेडिकल स्टोर वाला पूछने लगता है कि कितनी चाहिए। प्रेक्षा कहने लगती है 10 चाहिए। तो मेडिकल स्टोर वाला 10 लाख रुपए मांगता है, और वो भी कैश। तो प्रेक्षा इसके लिए हाँ कह देती है
कहने लगती है कि आप फटाफट से मंगवा दीजिए प्लीज, मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ। थोड़ी देर के बाद सैंडी वहाँ पर आकर प्रेक्षा को देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फाइनली प्रेक्षा सैंडी को पकड़ लेती है। सैंडी से पूछने लगती है कि सैंडी प्लीज बताओ क्या हुआ, इतने सारे रेमडेसिविर तुमको कहाँ से मिले। तो सैंडी जो हुआ वो प्रेक्षा को बताने लगता है। खैर कुछ दिनों पहले प्रेक्षा मिश्रा और सैंडी अपना म्यूजिक वीडियो बना रहे थे और ऑलमोस्ट वीडियो बन भी गया, बस ये वीडियो दूसरे बंदे को सबमिट करना था। लेकिन वो बंदा सैंडी से और पैसे मांगने लगता है। अब सैंडी और प्रेक्षा के पास जो भी पैसे थे वो प्रोडक्शन में लगा दिया, कैमरा वगैरह समथिंग। सोचने लगते हैं कि और पैसे ये कहाँ से लाए। सैंडी प्रेक्षा से गुड्डू से मदद मांगने के लिए कहता है। प्रेक्षा कहने लगती है कि गुड्डू के हाथ में कुछ नहीं है, वो बहुत ही बेकार बंदा है। तभी प्रेक्षा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। एक्चुअली दयानंद वो रेमडेसिविर नाम की दवाइयाँ अपने फैक्ट्री में छुपा रहा था। तो एक रात प्रेक्षा उस फैक्ट्री में जाकर 2-3 बॉटल्स चुरा लेती है। अब कोविड का टाइम होता है जिसकी वजह से इन दवाइयों की बहुत ही डिमांड होती है। तो सैंडी इन दवाइयों को एक बंदे को बेच देता है बहुत ही अच्छी कीमत में। इन्हीं पैसों से सैंडी और प्रेक्षा अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाकर बहुत ही अच्छा म्यूजिक वीडियो शूट करने लगते हैं। बाद में एक दिन सैंडी प्रेक्षा से कहने लगता है, अरे प्रेक्षा तुमको इस गटर से निकलना है ना, चलो ना हम दोनों मुंबई चलते हैं, वहाँ पर हमारा जलवा दिखाते हैं, बस एक आखिरी हाथ मारकर यहाँ से कट लेते हैं। तो प्रेक्षा इसके लिए मान जाती है। तो उसके बाद से प्रेक्षा हर रात उस फैक्ट्री पर जाकर 2-3 बॉटल्स चुरा कर सैंडी को देने लगती। सैंडी इन दवाइयों को ब्लैक में बेचने लगता और किसी को भी शक न हो प्रेक्षा सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करती रहती है। खैर एक रात दयानंद प्रेक्षा को रंगे हाथ पकड़ ही लेता है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। मौके का फायदा उठाकर प्रेक्षा लाइट बॉल लेकर दयानंद के सर पे बार बार वार करके वहाँ से भाग जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर प्रेक्षा सैंडी को लेकर उस फैक्ट्री पर जाती है वो रेमडेसिविर दवाई ढूंढने के लिए। तलाश करने पर फाइनली प्रेक्षा को वो बक्सा मिल ही जाता है जिसमें वो दवाई रखी होती है। उसी वक्त वो मास्क वाला बंदा आकर प्रेक्षा और सैंडी को सर पर मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि इस बंदे ने गौतम को भी बेहोश कर रखा होता है जब गौतम यहाँ पर सबूत ढूंढने के लिए आया था। खैर थोड़ी देर के बाद प्रेक्षा होश में आकर सैंडी और गौतम को भी होश में लाती है। उन सारे बक्सों पर दारू डालकर उस मास्क वाले बंदे को धमकाने लगती है कि फटाफट से तुम्हारा मास्क हटाओ वरना मैं सारे डिब्बे जला दूंगी। तो वो बंदा अपना मास्क हटाता है। पता चलता है कि ये बंदा नाना भाव के लिए काम करता है। एक्चुअली उस रात जब प्रेक्षा मिश्रा ने दयानंद पर हमला किया था उस वक्त दयानंद मरा नहीं था। इस मास्क वाले बंदे ने दयानंद को पानी में डुबाकर मार दिया क्योंकि दयानंद ये रेमडेसिविर की दवाइयाँ नाना भाव को नहीं दे रहा था, अपने पास ही छुपा कर रखा था। जब ये बंदा दयानंद को मार रहा था तो प्रेक्षा मिश्रा ने देख लिया, इसलिए इस बंदे ने प्रेक्षा को भी मार दिया। खैर इसी बातों के दरमियान सैंडी इस बंदे को पीछे से वार करके इसको घायल कर देता है। हाथापाई के दौरान गलती से गौतम के पैर पर गोली लग जाती है। प्रेक्षा गौतम को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाती है। तो प्रेक्षा हॉस्पिटल में बहुत ही भयंकर नजारा देखने लगती है कि दवाई ना होने की वजह से पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से प्रेक्षा ने जो दवाइयों को पकड़ा था ना रेमडेसिविर, वो सारी दवाइयाँ इन सारे पेशेंट्स में बांटने लगती है मिठाई की तरह। बाद में जब मीडिया वाले प्रेक्षा से इंटरव्यू करने पर प्रेक्षा नाना भाव का ही नाम लेती है, मतलब प्रेक्षा के ऊपर जो नाना भाव का कर्जा था वो उतार दिया इसने। फाइनली कुछ दिनों बाद प्रेक्षा और उसका फादर अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।